बच्चों, मैं बी सी रामपुरी, अध्यापक GRP इंटर कॉलेज राठ। सामाजिक विज्ञान में मैं आपको समकालीन भारत 2 जो ज्योग्राफी भूगोल कहलाती है, इसमें मैं आपको चैप्टर कृषि के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। इसमें हमने पहले कृषि के प्रकार देखे, इसके बाद कौन कौन सी खाद्य फसलें, कौन सी खाद्य फसलें, इनके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ। अब आगे है प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, यानी टेक्नोलॉजी के बारे में किस तरह से सुधार किया जा सकता है। आज मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, यानी परंपरागत जो हमारा रोजगार था वो कृषि ही थी। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी के कारण यदि हम अपनी खेती नहीं करते हैं तो उससे हमारा कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है, यानी हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं तथा इसकी गति मंद हो जाती है। जिस गति से पैदावार होना चाहिए उस गति से नहीं हो सकती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है कि वो प्राकृतिक रूप से हमको मिले। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जब उसकी पैदावार उतनी नहीं होगी तो इसलिए हमारे खाद्यान्न के लिए हमारे लिए समस्या हो सकती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। उसमें कुछ ना कुछ यानी तकनीकी सुधार होना चाहिए ताकि इससे पैदावार अधिक हो सके। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए जोतों की चकबंदी, जो जोतें थीं अलग अलग जगह पर जो जोतें थी तो चकबंदी के माध्यम से वो एक जगह की जाए। सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें पहला लक्ष्य था भूमि का सुधार। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। तो ये संस्थागत सुधार थे। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इनके लागू करने में ढील हो गई या ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, यानी दुग्ध क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियाँ प्रारंभ भी की गईं, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 80 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों की कम दर पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। इसके माध्यम से यानी संस्थागत कृषि में सुधार किए गए। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य
और कुछ महत्वपूर्ण फसलों की लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा भी करती है। तो इस तरह से यानी तकनीकी और संस्थागत सुधार के बारे में सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए ताकि उपज को और आगे बढ़ाया जा सके। जनसंख्या कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है, किसी न किसी रूप में उसकी आपूर्ति होनी चाहिए। अब दिया गया भूदान और ग्रामदान। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी कि हम अपना भरण पोषण कैसे कर सकें, अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकें। तो उनसे भूमि मांगी गई। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन की रक्तहीन क्रांति का भी नाम दिया गया। इस तरह से भूदान आंदोलन ये चलाया गया और ग्रामदान आंदोलन। अब आगे है कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। क्योंकि इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और रोजगार और उत्पादन में भी कृषि के द्वारा योगदान किया गया। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है, यानी मुख्य रीढ़ है कृषि की। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास भी किए हैं। भारतीय भूमि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और योगदान की वरीयता दी गई। तो इस तरह से अब ये तालिका दी गई है। तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। तो ये 4.1 ये दिया गया है, इसके माध्यम से इसमें यानी बताया गया है। और इस कृषि क्षेत्र के बारे में जो भी यानी इसकी अर्थव्यवस्था बताई गई है, उसके बारे में अध्ययन किया गया है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में अब इसका आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान भूमि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार भी घट रहे हैं। उसमें
वो पूंजी का निवेश अपना कम कर रहे हैं, जिससे भी जो रोजगार के अवसर हैं कृषि में वो घटे हैं। अब इसके आगे दिया गया है वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन से सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। एक किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया, जो उसके काम आएगा। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना चाहिए। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभूतों के सूखने और विविधता विलुप्त होने के कारण कृषि भूमि का न्यूनीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों जिन्हें जटरूफा और जोजोआ कहा जाता है, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगा करके उपयोग किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये आपका पूरा लेसन हो गया है। इसकी PDF मैं आपको भेजूँगा और आपको अपनी नोटबुक पर उसको नोट करना है और उसको आपको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।